हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे अपने गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 का, या जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, इस संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है, इसके जो भी प्रश्न उत्तर हमारे बुक में दिए गए हैं प्रश्न, उन सभी के सवालों के जवाब को आज देखेंगे। ठीक है, और एक बड़े ही अच्छे अंदाज में और अच्छे शब्दों के साथ। अच्छे शब्दों कहने का मतलब ये है कि आसान शब्द में इसे समझाया गया है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेवल का अगर जो बोला जाता है हिंदी, उस तरह से भी नहीं। आपके बातचीत करने का जो तरीका होता है उसके जैसा हम लोग इसके आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि एग्जामिनर को किताबी कीड़ा के जैसा आंसर ना मिलेगा, है ना। तो आइए देखते हैं आज इन सभी के सवालों को, और उससे पहले आप लोगों को एक सवाल का जवाब कमेंट करना है। ठीक है, कि संपूर्ण क्रांति जो है ये पाठ की कौन सी विद्या है और इसके लेखक कौन है। बस ये 2 सवालों के जवाब अब हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं। जब ये आंदोलन शुरू होता है संपूर्ण क्रांति, तो उस आंदोलन को शुरू करने के लिए, उसकी अगुवाई के लिए जो सभी छात्र होते हैं, है ना। ये संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था वो बिहार से चली थी, है ना, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और करप्शंस वगैरह कुछ ज़्यादा ही पीक पे अपने थी। दूसरी, बच्चे जो थे वो बेरोजगार थे, नौकरियां मिल नहीं रही थी, करप्शन चारों तरफ थी। ऐसा आलम था कि पूरी भूखमरी के शिकार हो रहा था पूरा भारत। तो इसके लिए जो छात्र थे, जो किसान थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक आंदोलन छेड़ दिया सरकार के विरोध में। लेकिन हर आंदोलन में एक नेता होता है ना। उस आंदोलन का जिम्मेदारी लेने के लिए, भार लेने के लिए किसी एक को आगे होना होता है जो काफ़ी अच्छे जानकार हो। तो जो छात्र थे वो सभी हमारे जाते हैं जयप्रकाश नारायण सर के पास, है ना। जयप्रकाश नारायण सर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि सर, आप हमारी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और हमारी इस आंदोलन का हिस्सा बनके हमारे आंदोलन को आगे लेके चलिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा आंदोलन में, बहुत से आंदोलन में आप भाग भी लिए थे पहले, और आपको इसके सारे तौर तरीके मालूम है, तो इसलिए आप हमारी अगुवाई कीजिए। ठीक है, तो ये बोलता है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जो थे वो कैसे विचार रखते थे, और वो आंदोलन में भाग लेने के लिए किन शर्तों को उन सभी आंदोलनकारियों के बीच में रखे थे। ठीक है, तो आंसर है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितनी भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसला को सभी को मानना होगा। ठीक है, जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है जब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। तो बोलते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी कि भाई, बात ऐसी है कि मैं आपके इस आंदोलन का तो हिस्सा बन सकता हूँ, लेकिन हिस्सा बनने के लिए मेरे कुछ शर्त है। मैं बात आप सब लोग का सुनूंगा, सबसे को जो सवाल होंगे उनके जवाब दूंगा। ठीक है, जो सवाल नहीं होंगे, जो अच्छे होंगे उसे मैं आंदोलन में रखूंगा, जो नीतियाँ गलत होगी उसे मैं आंदोलन से बाहर करूंगा, उसके जवाब दे करके। ठीक है, लेकिन जो फैसला लिया जाएगा वो मैं लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर हर कोई आंदोलन में फैसला लेने लगे तो क्या होगा, आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा, है ना।
तो ये इनके शर्तें थे और ये बोलते हैं कि देखिए आंदोलन को पूरी तरह से क्या करना है, सफल बनाने के लिए हम लोगों को करना ये होगा कि इस क्रांति को एक जगह पे सीमित नहीं रखनी है, बल्कि सभी जगहों पे इसे फैलाना है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी क्रांति थी उस वक्त। ठीक है, तो ये इनके शर्त थे और ये इनके नेतृत्व करने का तरीका था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो एक अपने जीवन काल में छात्र भी थे, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान भी थे, तो विद्वान थे तो इसका मतलब वो छात्र भी थे, है ना। तो जब उनका छात्र जीवन था तो वो क्या करते हैं कि अपने पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और उच्चतर पढ़ाई के लिए, है ना। तो ये बोलता है जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जो रहन सहन होता है उनका, तो उनका रहन सहन किस तरह का होता है, उनके छात्र जीवन में जो भी घटनाएं घटती है अच्छी बुरी, उन सभी के बारे में आप इनमें बताएं। और आपको ये भी बताना है कि उनके छात्र जीवन में, अमेरिका प्रवास में उनका ऐसा कौन सी बात है जो आपको बड़ा प्रभावित करती है, आपको उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। बोलता है जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि स्टार्टिंग, मतलब स्कूलिंग वाला शिक्षा, है ना। क्लास 10 12 तक का ये सब जो बोल सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा में आती है। ये सब जो थे कहाँ हुआ था, घर पर ही हुआ था। ठीक है, लेकिन 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे ISC के छात्र थे। क्या हुआ 1921 में, क्या हुआ, ISC के छात्र थे। ISC किसको बोलते हैं पता है? ISC का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, है ना। जो बच्चे अभी क्लास 12 में छात्र बने हुए हैं, जो साइंस लेकर के है, वो किसके छात्र बोलते हैं? तो बोलते हैं हाँ हम ISC के साइंस हैं, है ना, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के छात्र हैं। जो बच्चे आर्ट्स लेके वो क्या बोलेंगे, IA के छात्र हैं, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के हैं। और जो कॉमर्स लेके वो क्या बोलेंगे, ICI कॉम का छात्र हूँ, है ना, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का छात्र हूँ। तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी 1921 ईस्वी में जनवरी के महीना में कहाँ थे? तो पटना कॉलेज में वो ISC के छात्र थे। ठीक है, उसी समय वो, जब वो ISC के छात्र थे, उसी समय वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आगमन पर सहयोग किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। जब वो ISC के छात्र थे तो वो क्या किए कि गांधी जी उस वक्त एक आंदोलन चला रहे थे हमारे देश में, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में आप जाकर के गूगल करके थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। ठीक है, और आप लोगों ने क्लास 10 में जो हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें असहयोग आंदोलन का जिक्र हुआ है ना। तो गांधी जी से मिलते हैं और असहयोग आंदोलन में क्या होते हैं, वो गांधी जी के सहयोग करने लगते हैं। ठीक है, सहयोग करने लगते हैं और असहयोग आंदोलन के वो काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ठीक है, वो करीब 1.5 वर्ष जो थे वो गांधी जी के साथ बिताते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज देते हैं कि जाओ तुम वहाँ प्रयोगशाला में कुछ करो और वहाँ से कुछ सीखो। ठीक है, फिर बोलते हैं ये कि मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद 19 समम मिलती थी। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यदेव की भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया। वो जब अमेरिका जाते हैं तो वो एक बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी सत्यदेव। ठीक है, उनके भाषण को सुनने के बाद वो क्या करते हैं, अमेरिका जाने की बनाते हैं और अमेरिका जाकर के वो अपने आगे की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे।
अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में भी काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही थे तब वे छुट्टियों में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रज़ाई से सोकर पढ़े। जब बीए पास कर गया तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण के कैलिफोर्निया, बर्कले, विलिंगसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। जब वो हमारे सत्यदेव से मिलते हैं तो उनकी बात को सुन करके वो क्या करते हैं कि वो अमेरिका जानने की ठानते हैं। लेकिन बोला जाता था कि वो बोलते हैं कि मैं तो वैसे कोई बड़ा अमीर घराने से नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का पता चला था कि भाई अमेरिका जाकर के पढ़ कोई भी सकता है, लेकिन वहाँ जाकर के उन्हें थोड़ी बहुत काम करनी पड़ेगी, है ना। तो वो क्या करते हैं कि अपने आगे की स्कूलिंग के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका जाकर के वहाँ रहने सहने के लिए, अपने गुजर बसर करने के लिए वो अलग अलग कल कारखानों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते हैं, वो काम करते हैं, है ना। वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जहाँ जानवरों की खाल उतारी जाती है वहाँ भी काम करते हैं, है ना। लोहा की कारखाना में और भी बहुत से कारखानों में वो क्या करते हैं, काम करते हैं, जिनसे उनका क्या होता था, भरण पोषण वहाँ हो जाया करता था। वो बोलते हैं कि एक ही कमरा में बहुत से लोग रहा करते थे, है ना। आप जब देखोगे जो बच्चे मतलब कि अपने गांव से बाहर जा कर के पढ़ रहे हैं ऑफलाइन के लिए, है ना, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 जना मिल करके एक रूम खरीद लेते हैं और उस रूम में 2-3 जन 4 जन मिल करके रहते हैं, है ना। खाना बनाना सब कुछ अपने ही करना पड़ता है ना। वो उसी तरह से अमेरिका में भी वो रहते थे। जो बच्चे मतलब कि खुद से मतलब कि डिपेंड होना चाहते हैं, वो या तो ट्यूशन क्लासेस वगैरह किसी को पढ़ा देते हैं, उससे कुछ उनका खर्चा मिल जाता है, या फिर कोई पार्ट टाइम के लिए जॉब कर लिया करते हैं, है ना। तो ये भी उसी तरह से अमेरिका में करते थे। बोलते हैं कि जब इनका बीए कंप्लीट हो जाता है तो इन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद क्या होता है, 3 महीना के बाद इनको असिस्टेंट बना दिया जाता है उसी डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल क्लास लेने के लिए, है ना। ट्यूटोरियल क्लास समझते हो? ट्यूटोरियल क्लास मतलब होता है किसी मशीन की या फिर किसी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जानकारी देना, ठीक है। क्या होता है? जानकारी देना, ठीक है। ट्यूटोरियल क्लास में ये क्लास लेने लगते हैं, तो वहाँ से भी इनको थोड़ी मदद मिल जाती है। फिर अमेरिका में इनको क्या मिलता है? प्रवास मिल जाता है। प्रवास मतलब समझते हैं, हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे कैलिफोर्निया, बर्कले, विलिंगसन, मेडिसन आदि में कई विद्यालयों में ये जाकर के फिर वहाँ पढ़ाई करते हैं और इस तरह से इनका जो होता है अमेरिका में रहन सहन होता है, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? आंसर इसका है, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग वर्ग के हाथ में होता है ना। किसके हाथ में होता है? बुजुर्ग वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है ना। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी, है ना। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो क्या कर रही थी? इस देश के नेतृत्व में, इस देश को आज़ाद करने के नेतृत्व में वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे जितना कि कांग्रेस थी। इसलिए जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? आंसर है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। कुछ बिंदुओं में इसके आंसर है, ठीक है। आइए, सभी संघर्ष समितियां मिलकर
चुनावों में अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। ठीक है, चुनाव पर इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रमों पर नजर रखने का काम ये समितियां करें। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उनका इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेंगे। इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन के संघर्ष करना ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरोध संघर्ष करना होगा। इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। अगला पॉइंट था कि जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियों की है उनका विरोध भी ये समितियां करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगे, है ना। तो क्वेश्चन था कि संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या क्या अपेक्षाएं थे। इन्होंने एक समिति बनाया था, संघर्ष समिति। उनको कुछ काम दे दिया गया था कि भाई जैसे कि कोई ग्रुप बनाते हो, है ना, आप लोग अभी क्या करते हो, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हो, बकैती करने के लिए बनाते हो ना, है कि इस ग्रुप में सिर्फ बकैती होगा, है ना। और अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप में आना है तो वहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे कोट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर के ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप के जो पेज बनाए हैं अभी उस पर भी आप लोग आकर के ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी आप लोगों को बड़े अच्छे अच्छे नोट्स और बड़े अच्छे अच्छे जानकारियाँ मिलेगी, जिससे क्या होगा, आपकी बुद्धि जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो उसी तरह से हर ग्रुप बनाने के पीछे समिति क्या होती थी, एक कमेटी होती है ना। आप देखते हैं ना कि गांव में एक कमेटी बनाया जाता है किसी, मतलब कि जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई पूजा वगैरह हो रहा है तो उसमें कमेटी बनता है ना कि हाँ ये इस पूजा के सारा खर्चा को देखेगा, देख रेख करेगा, कहीं लड़ाई ना हो, ये ना हो, तो उस तरह से कमेटी बनती है। तो उसी तरह जयप्रकाश नारायण ने भी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था संघर्ष समिति। क्या था, संघर्ष समिति। तो संघर्ष समिति में जो भी लोग आए थे, जिन लोगों को भी मतलब कि चुना गया था, जिन लोगों को चुना गया था उनमें से सभी को कुछ ना कुछ काम दिया गया था, ठीक है। और उस समिति का कुछ लक्ष्य था, है ना। जब भी कोई समिति बनता है तो उसका लक्ष्य होता है, तो उसी तरह संघर्ष समिति के भी क्या थे, एक लक्ष्य थे, है ना। बोले कि सभी संघर्ष समिति मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। मतलब जितने भी समिति यहाँ पे बने हुए हैं वो सभी लोग क्या करें कि चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा किए जाए, उनमें से किसी को मान्य करे, ठीक है। सभी खड़ा करेगा, उनमें से किसी एक को क्या करेगा, मतलब मान्यता देगी कि हाँ आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो जब चुनाव लड़ेगा तो चुनाव में इन समितियों द्वारा खड़ा किए गया जो भी उम्मीदवार जीतेगा, यानी कि चुनाव जब होगा तो उनमें से जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रम पर नजर रखने का काम ये समिति करेगी। यानी जो समिति उस आदमी को खड़ा किया है और वो आदमी अगर जीत गया है तो उस आदमी का जो भी काम वाम होगा उसके ऊपर नजर कौन रखेगा, समिति रखेगा। क्यों रखेगा, ताकि अगर वो कुछ गलत रास्ता अपनाता है, गलत रास्ता चुनता है तो समिति क्या करेगा, उससे इस्तीफा मांगेगा, है ना। उससे क्या करेगा, इस्तीफा मांगेगा और उसे सजा देगा, ठीक है। इन संघर्ष समिति का काम केवल शासन के संघर्ष करता ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। ये बोलता है ये जो समिति बनाया गया है ये सिर्फ शासन करने वाले लोगों पर ही मतलब अपनी पावर नहीं दिखाएगा, अपनी बात को नहीं रखेगा, बल्कि आपके समाज में हो रहे जहां भी अन्याय हो रहा है वहां पे आप जाएंगे और उस अन्याय को रोकने का कोशिश करेंगे। वो जो गलत नीति अपनाया जा रहा है उन गलत नीतियों का आप लोग विरोध करेंगे। ये इस समिति का क्या था, एक अच्छा सा प्लान था, एक अच्छा सा नियत था, ठीक है। इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। बोलता है कि ये जो समिति बनाया जा रहा है संघर्ष समिति, इसका एक और काम जो है वो काम ये होगा कि जो भी बड़े बड़े अफसर है, बड़े छोटे जो भी अफसर हैं, उन सभी को, जो उस वक्त क्या था, घूसखोरी का था, तो जो भी घूसखोर कर्मचारी है उन सभी घूसखोरियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है और उन सभी घूसखोरों को सजा दिलाना है, उन सभी घूसखोरों के खिलाफ संघर्ष करना है और उनका विरोध करना है, ठीक है।
फिर बोलते हैं जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियों की है उनका विरोध भी ये समिति करेगी। बोलता है जो बहुत से आप देखेंगे ना गांव में, आसपास में, या फिर आपके गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे, किसान लोग, जो क्या करते होंगे, ज़बरदस्ती किसी का खेत लिखा लिया, कब्जा कर लिया। तो वैसे जो किसान हैं, जो बेईमान तरह के किसान हैं, उन किसानों के खिलाफ भी ये समिति क्या करेगी, उनसे जो गैर कानूनी तरीका से ज़मीन हथिया करके उन ज़मीनों पे क्या करेगी, इन लोग कब्जा करेगी, और जिसका जो हक में ज़मीन है उसे वो दिलाएगी। बोलता है कि ये समिति जो है वो गांव में भी तरह तरह के अन्याय जो हो रहे हैं, छोटे बड़े जिस चीज़ों के लिए लड़ाई होती है, उन चीज़ों पे भी ये समिति क्या करेगी, अपनी नज़र रखेगी, और उन अन्याय के खिलाफ ये क्या करेगी, अपनी न्याय और अपनी नीति को प्रस्तुत करेगी, और उन सभी गांव वालों को खुशहाल रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये क्या थी, संघर्ष समिति की कुछ मुख्य बिंदु थे जिसपे ये क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। अब देखिए यहाँ पे जेपी का जिक्र हुआ है ना। जेपी जो है जयप्रकाश नारायण जी का एक छोटा सा नाम है। ठीक है, इनको ना एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मूक नायक के नाम से। किसके नाम से, सॉरी, लोकनायक के नाम से। किसके नाम से, लोकनायक के नाम से इनको भी जानते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर क्या है। बापू नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया था। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम नौजवान थे, यानी जब हम नौजवान थे, तब उस जमाने में यह ज़रूरत होती थी हम लोग की कि बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, मतलब ये बोलते हैं कि हम लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हम बापू के सामने ये बोल दें कि हाँ बापू हम आपकी इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी वो बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। ठीक है, जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कट्टु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर वे हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना। उनके साथ जो मतभेद था वह पर राष्ट्र की नीति को लेकर के था। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं अपने भाषण में कि बापू और नेहरू जी के बारे में ये मतलब अच्छे बातों का उल्लेख करते हैं। बोलते हैं कि भाई जब हमारे गांधी जी जो थे, गांधी जी के समय में जब वो आंदोलन किया करते थे तो हमें इतनी ज़रूरत होती थी कि हम लोग क्या करते थे, गांधी जी के जो नीतियाँ हुआ करती थी अगर वो अच्छी होती थी तो हम उनका समर्थन करते थे, और वो अगर हमें समझ में नहीं आता था तो हम उनका विरोध भी किया करते थे। ये मतलब कि अपने जो आंदोलनकारी थे उनको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर मुझसे कुछ आंदोलन में कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग आकर के मुझे बताइए कि हाँ आप इस चीज़ को गलत कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ सही हो रहा है तो बताइए कि हाँ वो सही है, मतलब मुझे एक तरह का फीडबैक दीजिए, है ना, कि आप अच्छे कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तभी तो मैं मतलब कि उसे और भी बेहतर कर पाऊंगा, और अगर कुछ गलत हो रहा तो उसे सही कर पाऊंगा, है ना। तो ये बोलते हैं कि मुझ में जिस तरह से इतना हिम्मत होती थी हम लोगों में कि मैं बापू से हम लोग जा करके सवाल जवाब करते थे, और बापू इस बात का जरा भी बुरा नहीं मानते थे। वो हमें बाद में अपने पास बुलाते थे और हमें समझाया करते थे। बोलते हैं कि जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर करता था और प्रेम करता था उनसे। ठीक है, लेकिन उनकी जो कट्टु आलोचना थी, ठीक है, उनके जो कुछ ऐसे नीतियां थी जिनका मैं विरोध भी बहुत किया करता था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमसे बुरा नहीं मानते थे, हमारे इन आलोचनाओं को, ठीक है, हमारे इन विरोध को, बल्कि उनका बड़प्पन था कि वो मुझे अपने पास बुलाते थे और समझाया करते थे। मेरा जो था उनके साथ मतभेद था, लेकिन वह मतभेद इसलिए था क्योंकि हमें पर राष्ट्र की नीतियों को लेकर एक अच्छा काम करना था। ठीक है, ये था इनका आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन।
चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझाव से आप कितना सहमत हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। बोलता चुनाव के समय जो धांधलियाँ हुआ करती है, जो भी गड़बड़ियाँ हुआ करती है, उन सभी को सुधारने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया था, कुछ सुझाव दिए थे। वो सुझाव क्या है इसके बारे में बताइए। और बोलते हैं कि उनके सुझाव से आप कितना सहमत है, ठीक है। तो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव के पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, मतलब कुछ परिवर्तन होने चाहिए। चुनाव पर होने वाले खर्च कम होने चाहिए, है ना। बोलते हैं गरीब उम्मीदवारों के चुनाव से भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। उम्मीदवार के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। जन संघर्ष समिति आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करे। इन्होंने जो संघर्ष समिति बनाई थी उसमें इन्होंने कुछ चीज़ रखे थे और इन्होंने अपने बात बोला था कि भाई जब हम लोग चुनाव करेंगे, ठीक है, तो चुनाव में कुछ शर्तें होंगी, ठीक है। वो शर्तें ये थी कि बोलते हैं कि भाई जो भी चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, जिनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव के समय में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च किए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, उन सभी पर अंकुश लगाया जाए, वो कम किया जाए या फिर ना के बराबर किया जाए, ठीक है। ये बोलते हैं कि जब चुनाव हो तो उसमें होने वाले खर्च पे कम करना चाहिए और जो गरीब उम्मीदवार है उन्हें भी चुनाव में क्या होना चाहिए, भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, है ना। मतदान प्रक्रिया जो हो वो एकदम साफ सुथरी तरीका से, यानी सबके नज़र के सामने हो, ताकि पता चले कि हाँ भाई कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बोलते हैं उम्मीदवार का चयन जो है वो सीधा मतदाता यानी कि जो वोट डाल रहे हैं उसके हाथ में, ठीक है। वैसे तो हम लोग जैसे कि खड़ा कर देते तो बहुत से लोग खड़ा हो जाता है, आप देखेंगे आपके पंचायत में बहुत से लोग मुखिया खड़ा हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, सबको जीत जाएगा, नहीं ना। हम लोग जिसको चाहेंगे उसी को वोट दे करके जिताएंगे, है ना। तो इसी तरह बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि जो मतदाता है जो है वो अपने उम्मीदवार को एक बार अच्छे से छानबीन कर लें। कहते हैं चुनाव के बाद मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि यानी अपने जो नेता बनाया है उसके ऊपर अंकुश लगाना होगा, ठीक है। उनको क्या करना होगा, एक सीमित बॉर्डर में रखना होगा, ठीक है। वो उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि भाई वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, अगर गलत काम कर रहा तो उसे बताएंगे, ठीक है। उनके गलत कामों को जो हमारे समिति बनाया गया है जन संघर्ष समिति, उनमें भी उनको ला करके बताएंगे कि हाँ वो नेता फलाना नेता ऐसा गलत काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है। और उन संघर्ष समिति का ये होगा कि वो सभी उस उम्मीदवार का चयन करेंगे, ठीक है, जो अच्छे काम करने के लिए मतलब कि उत्सुक है, वो जो अच्छे काम कर रहे हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी ये क्या करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, ठीक है। ये इनके मतलब कुछ राय थे, ठीक है। आप इसमें और भी बहुत कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके भी कुछ राय होंगे कि हाँ भाई चुनाव में कुछ चीज़ों का परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे देखो से इलेक्शन में क्या हो रहा है, वह पहले बैलेट पेपर से होता था, तो अब क्या हो गया कि हमारे ईवीएम से हो रहा है ना। तो ईवीएम में भी सुनते हैं ना कि बहुत सा धांधली होता है, फ्रॉड होता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे होता है ना। तो ये बोल रहा है कि इन सब चीज़ों पे क्या होना चाहिए कि अभी देखो मांग चल रहा है ना कि नहीं ईवीएम से नहीं होना चाहिए इलेक्शन, इसमें फ्रॉड होता है, हैकिंग होता है, ये होता है, तो वक्त के हिसाब से हमें परिवर्तन करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन है, दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। इसका आंसर है दिनकर जब वो भाषण दे रहे थे हमारे जेपी जी जयप्रकाश नारायण जी, पटना के जो गांधी मैदान है वहाँ पे इनका बहुत बड़ा मतलब कि रैली निकला था, वहीं पे ये क्या कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, ठीक है। तो जब ये भाषण दे रहे थे तो उस वक्त होता ये है कि इन्होंने दिनकर जी के बारे में भी कुछ बातों को बताया था, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे, यानी कि जब उनका निधन होने वाला था दिनकर जी का, ये बहुत बड़े कहानीकार, इनके कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब मज़ा आएगा, बहुत कुछ इससे आप सीखेंगे। तो आप लोग जा करके गूगल पे या फिर अगर आप लोग के पास
पैसे वगैरह है, या फिर आप अपने स्कूल में या फिर अपने दोस्तों से जाकर के मांगेंगे दिनकर की कहानियों की किताब वगैरह, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी कहानी से, है ना। तो वही बोलते हैं, निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे, यानी जयप्रकाश नारायण से मिले थे। उसी रात्रि में, मतलब उसी रात में जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे, मालिक थे, इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे, मालिक थे, के घर पर मेहमान थे। क्या थे? दिनकर जी जेपी के मित्र के यहाँ क्या थे, मेहमान बन करके गए हुए थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। रात को क्या हुआ, वहीं रामनाथ गोयनका के यहाँ क्या हुआ, इनको दिल का दौरा पड़ा, यानी कि हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। ठीक है, इनका निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन हुआ था रामनाथ गोयनका के यहाँ पे हार्ट अटैक होने से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो हम लोगों को बताना है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप की तो थोड़ा बहुत नॉलेज है ही है, आप अपनी बातें यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो बोलता है, हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं, है ना। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई काम जनता का नहीं निकलता बगैर रिश्वत दिए, है ना। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्था भ्रष्ट हो रही है, हमारी नौजवान का भविष्य क्या है, अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। बोल रहे हैं कि जो सरकार जो भी नीतियां बना रही है, जो भी कानून बना रही है, वो सभी क्या हो रहे हैं, जनता के हक में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, उनके नीतियां जो है वो मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि नाकाम हो जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है हम आम जनता पे, कि हम आम जनता जो है वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, है ना। महंगाई हर तरफ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार है ना। अब जैसे मान के चलो, अब आप मंडी गए सब्जी लेने के लिए, ठीक है, तो सब्जी लेने अगर आप गए हो तो सब्जी आपको जो पहले 20 रुपया किलो मिलती थी वो क्या हो गई कि हाँ भाई वो सीधा 50 रुपया किलो हो गई। ऐसा होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके आप जब पीछे जा कर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इधर पूरा भ्रष्टाचार था, इसलिए यहाँ पे आकर के दाम बढ़ गया, है ना। क्योंकि एक किसान फसल काट करके अपने सब्जियों को मंडी भेजता है तो उसमें जो लाने वाला होता है वो पैसा लेगा, ठीक है, जो लाने वाला ड्राइवर था वो पैसा लिया, वहाँ से जब टोल टैक्स वगैरह लगेगा वहाँ पे फाइन मारेगा, ठीक है। मंडी में अगर कोई ले करके आया तो भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब गैर कानूनी तरह से। अगर कोई वहाँ पे अपना दुकान लगाएगा तो आपको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा, है ना। क्यों भाई, तो ये रंगदारी है हमारा, सीधी सी बात है ना, ऐसा ही होता है। तो और अगर आप जाते हो किसी ऑफिस में, ब्लॉक जाओ, बैंक जाओ या फिर किसी अस्पताल में जाओ, वहाँ आपको अगर अपना काम करवाना है तो क्या होगा कि आपको रिश्वत, क्या पूछेगा, रिश्वत दीजिए तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। आप ब्लॉक जाइए कुछ छोटे मोटे काम करवाने के लिए, ठीक है, आप बिना रिश्वत के आप वहाँ से कोई काम करवा करके नहीं निकल पाएंगे सीधी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। अभी देखो नौकरी लेने के लिए क्या होता है, रिश्वत देना पड़ता है। तो जो पढ़े लिखे गरीब बच्चे उन्हें नौकरियां तो नहीं मिलेगी, लेकिन जिनके पास पैसा है वो ढेर सारा रिश्वत दे देगा, उसे नौकरियां मिल जाएगी। अब वो पैसा को वसूल करने के लिए क्या करेगा, फिर गरीब जनता की खून चूसेगा, है ना, यही है कि नहीं। तो वही बोलता है, उसके वजह से हो रहा है कि सारे शिक्षण संस्थान जो भी पढ़ाने लिखाने के जो भी जगह, सरकारी स्कूल में देखो आप यार, अब अपने सरकारी स्कूल में ही चेक करो, देखो किस तरह की पढ़ाई होती है ढंग की, बिल्कुल नहीं होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ की पढ़ाई एकदम आपको अच्छा नहीं मिल पाता है ना। उसको सही करने के लिए क्या है, हम आम जनता को ही आगे जा कर के उसका विरोध करना होगा, उन टीचरों को सिखाना होगा, सबक सिखाना होगा, है ना।
वही बोल रहा कि अगर इन भ्रष्टाचारों को खत्म करना है तो हमें समाजवादी तरीके मतलब समाज में जो चीज़ ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें नीतियाँ बनानी होगी। उटपटांग तरीके की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे सोसाइटी को, अभी हमारे समाज को किसकी ज़रूरत है? तो हमें अच्छे फसलों की ज़रूरत है, किसानों की मदद करनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? कानून व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए, है ना, ताकि लोग अपनी हिफाजत खुद कर सके, है ना, बिना डरे कहीं भी जा सके, बिना डरे। अभी आप देखे होंगे, है ना, कि कुछ महीने पहले कलकत्ता में कांड हुई है जो पूरे भारत के लिए मतलब कि शर्मनाक रही है कि नहीं। एक आप अभी हर रोज़ अगर आप देखेंगे तो ऐसी घटनाएं आप लोगों को मिलते रहेंगे कि हाँ वहाँ औरत के साथ छेड़खानी है, वहाँ किसी इंसान का कत्ल हो गया है, वहाँ किसी के चोरी चमारी हो गई है। तो ये कारण क्या है? ये है बेरोज़गारी का कारण। जो लोग बेरोज़गार है वही ऐसे काम करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि भाई उसे कमाने के लिए कोई ज़रिया है नहीं, घर को चलाना है तो क्या करेंगे? गलत रास्ता अपना लेंगे, है ना। तो सरकार को क्या करना चाहिए? इनको रोज़गार दे, इन्हें नौकरियाँ दे, इन्हें तरीके सिखाए, अपने आजीविका को क्या करना चाहिए? अपने परिवार को चलाने के लिए इन लोगों को काम वगैरह दे, इन्हें बिजनेस करने के लिए बहुत से सब्सिडी देता है, लेकिन क्या होता है वो चीज़ हमारे आम जनता तक पहुंचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ही भ्रष्टाचार लोग क्या करते हैं? आधा से ज़्यादा पैसा खा लेंगे, है ना। अब सिंपल देखो कि आपके मम्मी पापा को कॉलोनी मिला होगा, कॉलोनी समझ घर बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा? 1.5 लाख के आसपास आता है, उसमें 3-4 किस्त आता है। हर किस्त में क्या होगा कि हाँ आपको वीडियो को या फिर जो आपके जो मुखिया है या फिर उन लोगों को क्या भाई हाँ 30,000 रुपया आया है चाचा, हाँ 5,000 रुपया हमारा था, का है हम मंगेलियो से, नहीं तो फिर अगर आप नहीं देंगे तो आपका नाम काट देगा, है ना। ऐसा ही होता है। तो भ्रष्टाचारी का कारण क्या हो रहा है? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में कैसा संबंध है? आंसर है, दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। ठीक है, बोलता है कि अगर हम लोग दल विहीन लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए जो है वो मार्क्सवादी और लेनिन के जो मूल उद्देश्य है उसे हम लोगों को अपनाना होगा। बोल रहा है मार्क्सवाद के अनुसार बोला जाता है कि जिस तरह से साम्यवाद आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जितने भी राज है स्टेट है वो क्या होंगे? आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी, मतलब कि जो राज्य वाले सोसाइटी है कि हाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे ये सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और एक लोकतंत्र समाज की स्थापना हो जाएगी, यानी कि सभी के लोगों को एक समान नजरिया से देखा जाएगा, है ना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, पाठ के आधार पर सप्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, डेमोक्रेसी समझते हैं मतलब राष्ट्रवाद का दुश्मन है, तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये अपने भाषण में इस शब्द का, इस लाइन का स्टेटमेंट को देते हैं हमारे जेपी जी, और इस स्टेटमेंट का जो अर्थ है वो किन पे बोला गया है, क्या कह रहे हैं, ये आप लोगों को समझाना है। ठीक है, आइए प्रस्तुत पंक्ति महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मन का वर्णन किया है। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बातें कहते हैं। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन है और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं,
ये सवाल करते हैं। किसी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप, आपकी हिम्मत की पटना आने के से लोगों को रोक लें आप। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। ठीक है, ये अपने भाषण में बोलते हैं कि भाई जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने किसी के ज़बान से सुना, किसी पुलिसकर्मी के ज़बान से, कि बोलते हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण इस सभा में इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होते तो अभी जो है पूरा बिहार क्या होता, जल गया होता और ख़त्म हो गया होता। ये सुनते हैं और उसके बाद अपने विचार को मतलब कि भाषण के दरमियान बोलते हैं कि मैंने ऐसे बात सुना है, ठीक है, और मैं ये सवाल करता हूँ सरकार से कि आखिर आप लोगों को यहाँ आने क्यों नहीं दे रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनने क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनता के आप नेता हैं और आप जनता के क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर उनके मांगों का आप विरोध करते हैं तो आप हमारे राष्ट्रवाद के क्या हैं, विरोधी हैं, है ना। ये अपने इस भाषण में बोलते हैं। आइए, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, इसका क्या अर्थ है। प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, यानी उनका व्यक्ति से झगड़ा नहीं, यानी कि इंदिरा गांधी से कोई भी लड़ाई नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई और हो, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है। यानी उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है, उनके जो नीतियां हैं, उनका झगड़ा है। सिद्धांतों से उनका जो भी झगड़ा है, कार्यों से उनका झगड़ा है, यानी कि जो सरकार कार्य कर रही है, उनके जो भी सिद्धांत हैं, उनके जो भी नीतियां हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन है। वो ये चाहते ही नहीं थे कि हाँ मैं इंदिरा गांधी से लड़ूं, बल्कि उनके वो सोच को बदलना चाह रहे थे, है ना। बोलते हैं जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे विरोध करेंगे। बोलते हैं कि अगर इंदिरा की जगह कोई भी नेता रहेगा और उनका अगर गलत सिद्धांत होगा, गलत काम होगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। ठीक है, आइए देखिए, आई थिंक ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। मित्रों, अमेरिका के बागान में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 मित्र मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टियां नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से, मकान का हमको आया, बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक तो चारपाई नहीं थी। कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में, उससे लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गलतियां देते हैं। यह अन्य समय, 1 मिनट, यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन का चित्रण है। जयप्रकाश नारायण जी ने विदेश में रहकर किन कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई की, इसकी यहाँ मार्मिक
अभिव्यक्ति है ना। देखो दरअसल आप इसे पूरी भाषण को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो भी पसंद हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और स्टेटमेंट देंगे कि ये आपको अच्छा क्यों लगा। मैंने यहाँ पे इसलिए इसे लिखा है क्योंकि ये जो है एक विद्यार्थी जीवन को दर्शाता है ना, कि विद्यार्थी जीवन में जब आप लोग रहेंगे तो आप लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना कि वो जब विद्यार्थी जीवन में थे तो उनको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अमेरिका गए तो कैसे कैसे काम करना पड़ा, कहाँ कहाँ पे जाकर के उन्हें रहना पड़ा, अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया, ये सभी यहाँ पर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ और अच्छा लगता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके सभी सवाल जवाब को दिया है, सभी सवालों के उत्तर को दिया है और बड़े ही आसान शब्दों में दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि सर इसे और इम्प्रूव करना चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसे और भी अच्छे तरह से लिखने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।